हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है जनरली उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज़ यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी किया था उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स जो है पास करने के बाद, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज पास करने के बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शन जो है कैरी आउट करते हैं। तो ऐसे सेल को, ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे और उस प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। तो द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लेबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्री। तो लेबोरेटरी और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम जो है ये बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक जो है प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और लेबोरेटरी के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है ये प्रोसेस। ठीक है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट electrolytic cell consists of two copper strips dipping in an aqueous solution of copper sulfate। तो सिंपली आप यहाँ पर जो है ये डायग्राम समझ लीजिए कि आप जो है एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट ले लीजिए और इसके अंदर जो है दो कॉपर स्ट्रिप जो है आप डिप कीजिए। दिस इज़ वन कॉपर स्ट्रिप एंड दिस इज़ अनदर कॉपर स्ट्रिप, और इसको आप जो है एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो है कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है ये डीसी सोर्स के साथ जब इसको आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो करंट पास होने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। और इस तरह से ये जो सिंपल डिवाइस आपको दिख रहा है इस डिवाइस को आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है कह सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, दिस इज़ कॉपर स्ट्रिप एंड दिस इज़ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और एक्सटर्नल वायर के साथ इसको आप जो है डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ यानी कि सिंपली बैटरी के साथ जो है आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि इफ़ अ डीसी वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू द टू इलेक्ट्रोड्स then Cu2 plus ions discharge at the cathode, that is the negatively charged terminus, and the following reaction which take place is Cu2 plus 2 electron gives rise to Cu. Cu2 plus 2 electrons gives rise to Cu। ये रिएक्शन आपको मिलेगी कैथोड पर। दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो होगा ये निगेटिवली चार्ज टर्मिनस होगा जिसके ऊपर ये वाली रिएक्शन होगी जिसको आप कैथोड कहोगे। उसके बाद दूसरी जो रिएक्शन होगी, कॉपर मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एंड एट द कैथोड कॉपर कन्वर्टेड टू Cu2 प्लस आयन बाय द रिएक्शन Cu सॉलिड गिव्स राइज टू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो thus कॉपर इज़ डिज़ोल्व एट एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो यहाँ पर जो है कॉपर जो है ये एनोड पर जो है डिज़ोल्व होगा और डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो दो रिएक्शन यहाँ पर आपको मिलेगी। एक कैथोड की रिएक्शन होगी जो निगेटिव टर्मिनस पर है, जिसमें जो कॉपर सल्फेट में जो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2 प्लस होगा वो जो है डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, और जो कॉपर सॉलिड है जो कैथोड के एनोड के ऊपर है, जो कॉपर स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर स्ट्रिप जो है डिज़ोल्व होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और वो प्रोसेस होगा एनोड के ऊपर। तो इस तरह से कैथोड और एनोड की जो है ये रिएक्शंस आपको यहाँ पर जो है सिंपली मिलेगी।
तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी, लेकिन एक ही जो है टाइप का जो है यहाँ पर मेटल और मेटल आयन, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है कॉपर मेटल है और कॉपर 2+ जो है ये मेटल आयन है, और उसको हम यहाँ पर जो है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जो है डिप कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपको जो मिलेगी, दिस इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसको आप जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है कह सकते हो। तो दिस इज़ द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर का जो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है, हाई प्योरिटी वाले कॉपर में जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर जो है क्या होता है कि द इम्प्योर कॉपर इज़ मेड एन एनोड। तो इम्प्योर कॉपर जो है, ये देखिए आप फॉर एग्जांपल इसको आप जो है थोड़ी देर के लिए समझिए कि आपने मेटलर्जिकल प्रोसेस से जो कॉपर जो है ऑब्टेन किया है वो ये वाला कॉपर है, दिस इज़ एन इम्प्योर कॉपर। तो इसको जो है एनोड पर जो है आप जो है कलेक्ट कंसीडर कर सकते हो। तो इन प्योर कॉपर जो है ये क्या होगा, इसको जो है आप एनोड पर जो है कंसीडर कीजिए। इम्प्योर कॉपर इज़ मेड एन एनोड दैट डिज़ोल्व्स ऑन पासिंग करंट। तो यहाँ पर जो है ये करंट पास होने पर जो ये डिज़ोल्व होगा, और डिज़ोल्व होने के बाद जो ये एक्वियस सोल्यूशन में जाएगा, और एक्वियस सोल्यूशन में जाने के बाद फिर क्या होगा कि प्योर कॉपर इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो अब यहाँ पर जो है ये इम्प्योर कॉपर से जो कॉपर 2+ जो है डिज़ोल्व हुआ है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। फिर ये क्या होगा कि कैथोड के ऊपर जो ये Cu2+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर जो ये प्योर कॉपर जो है कैथोड के ऊपर जो है कलेक्ट होगा। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर जो है रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर या प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर जो है आप इसको कह सकते हो कि इम्प्योर कॉपर को जो है एनोड पर पहले जो है क्या करना है, डिज़ोल्व करके उसके आयन में कन्वर्ट करना है, फिर उसी आयनिक फॉर्म को रिड्यूस करके कैथोड के ऊपर जो है प्योर फॉर्म में कॉपर को कलेक्ट करना है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि impure copper is made anode that dissolves on passing the current and pure copper is reduced at the cathode, and many metals like sodium, magnesium, aluminium etc. are produced on large scale by the electrochemical reduction of their respective cations where no suitable chemical रिड्यूसिंग एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो ये मेथड उस वक्त यूज़ होता है जब कोई प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट जो है अवेलेबल नहीं होता है। तो उस वक्त इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए से आप जो है उस इम्प्योर मेटल को जो है प्यूरीफाई कर सकते हो, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। इसको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये चीज़ आगे हम जो है एक चैप्टर आने वाला है, उस चैप्टर के अंदर हम इसको जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से हम जो है बहुत सारी मेटल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ओके। सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस of their fused chlorides, and aluminium is produced by electrolysis of aluminium oxide in presence of cryolite। तो सोडियम और मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, उसका जो प्रॉपर क्लोराइड है, जैसे कि सोडियम का क्लोराइड और इसी तरह से मैग्नीशियम का क्लोराइड, तो इन दोनों को फ्यूज्ड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में जो है आप इसको लेकर इसकी जो है रिफाइनिंग कर सकते हो। और इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है जिसको हम Al2O3 कहेंगे, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 को इसको हम जो है क्रायोलाइट के प्रेजेंस में इसकी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये 3 बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ज़रिए से या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है इसको आप जो है प्यूरीफाई करके इसको जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव aspects of electrolysis।
क्या क्या स्टेप्स हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं क्वांटिटेटिवली। तो ध्यान रखिए, माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट, माइकल फेराडे, इसने जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रोकेमिकल फील्ड के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वर्क किया है और बहुत ही यूज़फुल जो है इसने जो है बहुत सारे जो है कंसेप्ट जो है शो किया है। तो माइकल फेराडे was the first scientist who described the quantitative aspects of the electrolysis, and now Faraday's law also flow from what has been discussed earlier। इसके पहले जो भी चीज़ें हमने जो है डिस्कस किया है उसके अंदर भी जो है माइकल फेराडे का जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो लुक हियर, यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन कौन से इसके जो है लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वाट एवर। तो ध्यान रखिए कि आफ्टर हिज एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशंस एंड मेल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फेराडे पब्लिश्ड द रिजल्ट्स ड्यूरिंग 1833 to 34 in the फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो है दो लॉज हम स्टडी करेंगे जिसमें हम एक को कहेंगे फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसने बहुत सारे जो है जर्नल जो है पब्लिश किए 1833 से 34 के दरमियान में। तो इतने सारे वर्क उसके जो है वहाँ पर जो है मौजूद है। तो आप देखिए कि सबसे पहला जो लॉ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट लॉ, जिसको कम्प्लीटली हम कहेंगे फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें ध्यान रखिए कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज़ द सॉल्यूशन और मेल्ट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट हम कंसिडर कर रहे हैं ये या तो सॉल्यूशन हो सकता है या किसी सब्सटेंस का जो है मेल्ट हो सकता है, जिसको आप फ्यूज्ड फॉर्म कह सकते हो, मोल्टन फॉर्म जिसको हम जो सिंपली कहेंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर जो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या कर रही है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो क्वांटिटी ऑफ द करंट जो है पास हो रहा है उसके ऊपर जो है अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है। तो ये बात जो है समझ में आनी चाहिए आपको। फिर से मैं जो है इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, that is the solution or the melt। तो ये पहला लॉ है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखते हैं सेकंड लॉ क्या होगा। फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कह रहा है, द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights, that is the atomic weight of metal plus number of electrons required to reduce the cation। equivalent weight कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए equivalent weight इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटायंस। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटायंस। तो इस नंबर को हम
इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, जिसमें एटॉमिक वेट के अंदर आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटाइंस जो है वो ऐड कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, फिर से मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट में ऐड कर देना है, तो ये इक्विवेलेंट वेट बनता है। तो ध्यान रखिए कि जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेट होते हैं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर, तो वो किस पर डिपेंड करता है, उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट पर जो है डिपेंड करता है। तो ये जो है इसको हम नाम देंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि देयर वेयर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेस अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम्स। तो उस वक्त जब फैराडे ने ये जो वर्क किया तो उस वक्त कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ करंट जो है अवेलेबल नहीं था। तो देयर वेयर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेस अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम्स एंड द जनरल प्रैक्टिस वाज टू पुट अ coulometer, that is the standard electrolytic cell, for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal and generally silver और कॉपर। तो यहाँ पर जो सिल्वर और कॉपर मेटल यूज़ करके ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस वक्त जो है कोलोमोमीटर जो है यहाँ पर जो है कोलोमीटर जो है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, कोलोमीटर। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो है कोलोमीटर जो है यूज़ करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है किए गए, कोलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मेटल, और ये जो मेटल यूज़ की गई है जनरली कॉपर और सिल्वर यूज़ की गई है, डिपॉजिटेड और कंज्यूम। तो ये जो है किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रही है या फिर वहाँ पर जो है वो कंज्यूम होती है। तो हाउ एवर कोलोमीटर आर नाउ एब्सोल्यूट एंड वी नाउ हैव कांस्टेंट करंट एल सोर्सेस अवेलेबल एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू। तो यहाँ पर जो है करंट नॉट एल, इट इज़ आई, कैपिटल आई से हम जो है करंट को जो है इंडिकेट करेंगे, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है क्यू से जो है इंडिकेट करेंगे। तो इसको हम यह नाम देंगे क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू जो है ये क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, आई इज़ द करंट एंड टी इज़ द टाइम। कितने टाइम के लिए आपने जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी जो है पास किया है और उसके लिए कितना करंट जो है रिक्वायर्ड हुआ। तो Q इज़ इक्वल टू आई टी जो है ये आपको मिलता है। तो इसमें यहाँ पर जो है Q इन कोलम्स व्हेन I इज़ इन एम्पियर एंड T इज़ इन सेकंड। तो Q को जो है आप कोलम में मेज़र करोगे और I को जो है आप एम्पियर में मेज़र कीजिए, और T को हम जो है सेकंड्स में मेज़र करेंगे। तो ये इसकी जो है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है कोलम में मेज़र करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट आई को हम जो है एम्पियर में मेज़र करेंगे, और टाइम जो है उसको हम सेकंड में जो है मेज़र करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज required for oxidation or reduction depend on the stoichiometry of the electrode reaction। तो यहाँ पर जो है stoichiometry of the electrode reaction के ऊपर जो है ये amount of electricity जो है ये डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए कि एक रिएक्शन हम लिखते हैं Ag प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Ag सॉलिड। ये रिएक्शन हम लेते हैं Ag प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Ag सॉलिड। अब इस रिएक्शन में आप देखिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्री जो है हम 1 जो है यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली 1 नंबर जो है लिखा नहीं जाता है, उसको अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो ये 1 मोल है। तो 1 मोल सिल्वर आयन जो होगा उसको रिड्यूस करके सिल्वर मेटल कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर यूज़ होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। तो वी नो
दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इतना चार्ज होता है। देयरफॉर द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आप इस नंबर को क्या कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू Na इंटू 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर जो है आप एवोगेड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल जो है ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों आप जो है सॉल्व कीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ 96,487। तो आपको मिलेगा 96,487 कूलम पर मोल। तो ये वैल्यू जो है आपको मिलती है। और दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड एज फेराडे एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F। इसके पहले नर्स इक्वेशन के अंदर हमने जो है कैपिटल F यूज़ किया था, इसको हम नाम दे रहे हैं फेराडे। दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज फेराडे और इसको जो है कैपिटल F से हम जो है इंडिकेट करेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 1 फेराडे इज़ इक्वल टू 96,487 कूलम पर मोल। तो ये वैल्यू आप जो है नर्स इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उस नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए जो है आप ये वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसको जो है n से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू एफ, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 2 इंटू एफ, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो 3 इंटू एफ एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जो है ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। तो नर्स इक्वेशन के अंदर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम यहाँ फेराडे कह रहे हैं और उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस वी यूज़ 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500। इसको जो है राउंड ऑफ कर दिया तो 96,500 कूलम पर मोल जो है ये वैल्यू बनती है। तो कैलकुलेशंस के अंदर जनरली आप जो है ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, राउंड ऑफ कर दिया है नियरेस्ट होल नंबर की तरफ। तो 96,487 इज़ राउंडेड ऑफ टू 96,500। तो कूलम पर मोल में आप जो है इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है यहाँ पर आप जो है कंसिडर कर सकते हो। तो अब एक यह यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दी गई है, तो इसमें हम देखते हैं कि आगे इसको किस तरह से हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो यहाँ पर दी है दैट इज़ Mg2 प्लस लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Mg सॉलिड एंड Al3 प्लस लिक्विड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Al सॉलिड। तो देखिए Mg2 प्लस लिक्विड ये मोल्टन फॉर्म है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Mg सॉलिड, और इसी तरह से Al3 प्लस लिक्विड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Al सॉलिड। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम आयंस को 2 मोल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन को रिड्यूस करने के लिए जो है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिक्वायर्ड है। तो ध्यान रखिए कि ये नंबर जो है आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहोगे तो यहाँ पर आपको जो है 2F इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 2F कूलम पर मोल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको 3F कूलम पर मोल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप उसको जो है कैलकुलेट करना चाहो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम पर मोल होगा मैग्नीशियम के लिए, और एल्यूमिनियम के लिए आपको 3 इंटू 96,500 कूलम पर मोल जो है आप इसको लिख सकते हो। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो आप जो है फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखकर जो है कैलकुलेट कर सकते हो, या सिंपली 2F 3F जो है आप इसको जो है कह सकते हो। तो इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स करंट एज हाई एज
50,000 amperes are used, that amounts to about 0.518 Faraday पर सेकंड। तो यहाँ पर जो है आप मेटल्स के प्रोडक्शन के लिए 50,000 एम्पियर्स ऑफ करंट जो है यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड होता है। मैक्सिमम हाई से हाई करंट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 50,000 एम्पियर का जो है करंट होता है, और उसके अंदर जो है आपको अबाउट 0.518 फेराडे पर सेकंड जो है रिक्वायर्ड होता है। 0.518 फेराडे पर सेकंड जो है यहाँ पर ये करंट जो है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने इतना जो है टॉपिक स्टडी किया। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, वो चीज़ आपको जो है उस सब्सटेंस की जो है रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से जो है समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, उस पर से आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि कितनी फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो है रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर जो है 2F इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर 3F इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व होंगे, उतने ही नंबर ऑफ फेराडे जो है यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान रखिए 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल जो है ये वैल्यू हमको जनरली जो है मिलती है। अब देखिए कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है क्या होते हैं। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें देखिए कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। दो फैक्टर्स यहाँ पर है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको जो है मालूम करने के लिए। एक तो ये होगा कि नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, कौन से मटेरियल को आप जो है इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, और साथ ही साथ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड जो है आप उस केमिकल प्रोसेस के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर आप जो है यूज़ कर रहे हो। तो ये दो फैक्टर्स इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इफ़ द इलेक्ट्रोड इज़ इनर्ट, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम और गोल्ड, तो ध्यान रखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड, तो ये जो है जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दे डू नॉट टेक पार्ट इनटू एनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कहीं भी जो है ये किसी भी तरह की कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इट डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट्स ओनली एज द सोर्स और सिंक फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये या तो इलेक्ट्रॉन के सोर्स के तौर पर यूज़ होंगे या इलेक्ट्रॉन के सिंक के तौर पर जो है ये यूज़ होंगे। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है डिपॉजिट होंगे, वाट एवर। तो सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन और सिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सोर्स और सिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है जनरली यूज़ होते थे। ये केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन ये या तो सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन या सिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉन के तौर पर जो है यूज़ होंगे। तो ऑन द अदर हैंड इफ़ द इलेक्ट्रोड इज़ रिएक्टिव, अगर आप जो है कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है यूज़ करते हो, तो इसमें क्या होगा, इट पार्टिसिपेट्स इनटू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड दस द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मे बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे भी इलेक्ट्रोड आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको जो है मिलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पेसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं जनरली, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, उसके ऊपर से, और साथ ही साथ जो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पेसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपको मिलेगा। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है। मोर एवर some of the electrochemical processes although feasible are so slow kinetically that at lower voltages these do not seem to take place and extra potential called over potential has to be applied। बहुत सारी जो है ऐसी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो फिजिबल तो होते हैं लेकिन काइनेटिकली ये बहुत ही स्लो होते हैं।
और लोअर वोल्टेजेस पर जो है ये ऐसा लगता है कि ये रिएक्शंस नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हाइयर वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं, जिसको हम जनरली नाम देंगे ओवर पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो है रिक्वायर्ड होता है इन केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, तो हम इसको नाम देंगे एक्स्ट्रा पोटेंशियल, विच मेक्स सच प्रोसेसेस मोर डिफ़िकल्ट टू ऑकर। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इन प्रोसेसेस को भी कैरी आउट कर सकते हो, लेकिन ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी यूज़ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इसके अंदर जो है आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक होगा सोडियम मेटल और दूसरा है क्लोरीन गैस। तो एक है सोडियम मेटल और दूसरा प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। ये जो है दो प्रोडक्ट्स आपको सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो है मिलते हैं। तो हियर वी हैव ओनली वन अनायन Cl- विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, एक अनायन हमारे पास जो है Cl- है, जिसको आप जो है एनोड पर जो है ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनाएगा Cl- गिव्स राइज टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, या सिंपली आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 Cl- गिव्स राइज टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह से भी इसको कह सकते हो। यहाँ पे हम जो है सिंगल मोल ऑफ क्लोराइड आयन के साथ जब करेंगे तो हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है रिलीज़ होगा। तो ये जो है क्लोरीन गैस इसमें जो है रिलीज़ होती है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अगर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम इसको जो है नाम दे रहे हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करते हो तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जो रिलीज़ होते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का जो है अनायन है Cl- जो कि क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और इसी को अगर आप एक्वियस सोडियम क्लोराइड लेते हो और इसकी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ पर आपको जो है 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है नेचर और टाइप ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल यूज्ड पर है। तो ये देखिए मोल्टन सोडियम क्लोराइड पर जो है प्रोडक्ट दूसरे हैं और एक्वियस सोडियम क्लोराइड पर जो है प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड या फिर जिस तरह का ये इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि इन दिस केस बिसाइड्स Na+ एंड Cl- आयंस we also have H+ and OH- आयंस along with the solvent molecules water। इतने सारे जो है आयंस होते हैं, इसमें Na+ आयन भी है, Cl- आयन भी है, फिर उसके बाद जो है आप इसमें देखोगे कि H+ आयन और OH- आयन भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर भी है। इतनी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। तो एट द कैथोड देयर इज़ कंपटीशन बिटवीन द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो है हमको डिसाइड करना है कि एक्चुअल प्रोडक्ट इसमें जो है क्या मिलना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि कुछ रिएक्शन जो हो रही है तो इसमें हम कंपटीशन करेंगे कि कौन से रिएक्शन को आप जो है प्रीफर करोगे। तो ध्यान रखिए कि आपको जो है 2 रिएक्शंस मिलती है। तो इसमें जो है कैथोड पर जो है 2 रिएक्शन आपको मिलेगी, जिसमें Na+ एक्वियस रिड्यूस होगा सोडियम सॉलिड के अंदर। तो लुक हियर, Na+ एक्वियस ये रिड्यूस होकर सोडियम सॉलिड बनाएगा, और इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होगा -2.71 वोल्ट है। तो E0 सेल हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे, दैट इज़ -2.71 वोल्ट। ये एक हो गया कैथोड की रिएक्शन। फिर दूसरी कैथोड की रिएक्शन है H+ एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2। H+ एक्वियस
प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2। यहाँ पर जो है इसको आप गैसियस फॉर्म में कंसिडर कीजिए, हाफ H2 गैस, और इसका जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होगा वो 0.0 वोल्ट होगा। तो E0 सेल यहाँ पर आपको मिलेगा 0.00 वोल्ट। अब यहाँ पर जो है हमको देखना है द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E0 इज़ प्रीफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ दिस वन। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सेल पोटेंशियल्स की जो वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो है हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है आपको कंसीडर करना है, इसको प्रीफर करना है। तो ये दोनों रिएक्शंस के अंदर जो साइमल्टेनियसली कैथोड पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू सोडियम सॉलिड इज़ -2.71 वोल्ट, जो कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस के बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऐसी सूरत में हमको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर, कौन सी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है ज़्यादा है। तो हाइयर सेल पोटेंशियल वाली रिएक्शन को आपको जो है प्रीफर करना है। तो हम यहाँ पर जो है इसको इस तरह से मैं जो है यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाली रिएक्शन जो है कैथोड पर होगी। तो इस रिएक्शन को हम जो है प्रीफर करेंगे ओवर दिस रिएक्शन। तो कैथोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर जो है हमको इस रिएक्शन को जो है कंसिडर करना है कि ये रिएक्शन जो है कैथोड के ऊपर जो है प्रीफरेबल है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू जो है सबसे लोवेस्ट है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.00 वोल्ट है। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, बट H+ एक्वियस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो है H+ जो है ये वाटर के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर लिक्विड, H2O लिक्विड गिव्स राइज टू H+ एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस, H+ एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ये वाटर के ज़रिए से जो है डिसोसिएट होकर जो है H+ आयन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे देयरफॉर द नेट रिएक्शन एट द कैथोड में बी रिटन एज द सम ऑफ दिस टू रिएक्शन। तो नेट कैथोड रिएक्शन को हम यहाँ पर सम ऑफ दिस टू रिएक्शन जो है कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए ये दोनों रिएक्शन को जब आप जो है ऐड करते हो तो देखिए क्या होगा, H+ एक्वियस दोनों तरफ से जो है कैंसल होगा। अब आपको मिलेगा H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस। तो ये दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं एक दूसरे में तो देखिए क्या होगा, ये रिएक्शन बनेगी H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस एक्वियस। तो ये अब जो है नेट सेल रिएक्शन मिलती है, जो आप कहोगे कि ये रिएक्शन जो है कैथोड पर हो रही है। तो ध्यान रखिए कि ये दो रिएक्शन जो है पॉसिबल रिएक्शंस है कैथोड पर, लेकिन हमने यहाँ पर जो है जज किया कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ज़्यादा होगा उसको प्रीफर करना है। लेकिन H+ आयन जो है ये वाटर के डिसोसिएशन से फॉर्म होता है, इसलिए कैथोड पर जो है आप इन दोनों रिएक्शन का जो है समेशन कीजिए। तो कैथोड की जो है रिएक्शन आपको ये वाली मिलेगी, जिसमें वाटर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके हाफ H2 गैस और OH माइनस एक्वियस जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है आपको मिलती है कैथोड की रिएक्शन। तो इस तरह से आप कहोगे कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है इसमें रिलीज़ हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एनोड के अंदर जो है कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन सी रिएक्शन को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो देखिए कि एट एनोड 2 रिएक्शंस ऑल्सो ऑकर, जिसमें एक होगी Cl माइनस गिव्स राइज टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं Cl माइनस एक्वियस गिव्स राइज टू हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका जो है सेल पोटेंशियल जो हम लिखेंगे दैट इज़ 1.36 वोल्ट। तो E0 सेल हम लेंगे 1.36 वोल्ट। ये पहली रिएक्शन है जो एनोड के ऊपर हो रही है, और दूसरी रिएक्शन 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू O2 प्लस 4H+ एक्वियस, 2H2O लिक्विड गिव्स राइज टू O2 गैस। ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज़ होगी और 4 हाइड्रोजन एक्वियस फॉर्म में रिलीज़ होंगे, 4H+ एक्वियस, और साथ ही साथ
4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से रिलीज होंगे और इसका सेल पोटेंशियल 1.23 वोल्ट होगा। तो E0 सेल हम यहाँ लेंगे, इसको भी E0 सेल लिखिए, इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट और इसका E0 सेल जो है 1.23 वोल्ट है। अब फिर से यहाँ पर आपको जो है 2 रिएक्शन जो है एनोड पर मिलती है, तो द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज़ प्रीफर्ड। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लोअर वैल्यू ऑफ E0 है एनोड पर जो है उसको हम जो है प्रीफर करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है दिखती है कि देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू Cl माइनस एक्वियस। तो Cl माइनस एक्वियस के प्रेफरेंस में वाटर जो है ये ज़्यादा आसानी से जो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल जो है लोअर है। तो ध्यान रखिए कैथोड के ऊपर हायर पोटेंशियल वाली रिएक्शन कंसीडर करना है और एनोड के ऊपर लोअर पोटेंशियल वाली रिएक्शन को आप जो है प्रीफर करोगे। तो मैं यहाँ पर जो इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि एनोड के ऊपर जो है ये वाली रिएक्शन हो रही है जिसमें वाटर जो है ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस और H+ आयन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें देखिए द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 सेल इज़ प्रीफर्ड एंड देयरफॉर वाटर should get oxidized in preference to Cl minus. However, on account of over potential of oxygen reaction 3.6 जो आपकी बुक के अंदर है रिएक्शन नंबर 3.6, तो ये वाली रिएक्शन ध्यान से सुनिए, तो ये रिएक्शन को जो है प्रीफर किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो है ओवर पोटेंशियल जो है रिक्वायर्ड होगा, लेकिन लोअर पोटेंशियल पर जो है ये वाली रिएक्शन जो है आसानी के साथ होती है, इसलिए इस रिएक्शन को जो है प्रीफर किया जाएगा। तो ये बात जो ध्यान रखिए। अब हमको लगता है कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यहाँ पर आपको ये वाली रिएक्शन दिख रही है, लेकिन ओवर पोटेंशियल की वजह से अब ये वाली रिएक्शन जो है प्रीफर होगी। तो हम कहेंगे कि एनोड के ऊपर जो है ये वाली रिएक्शन जो है हो सकती है जिसमें Cl माइनस जो है ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस जो है फॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो नेट सेल रिएक्शन होगी तो उसको हम जो है किस तरह से लिखेंगे। तो लुक हियर, नेट सेल रिएक्शन पहले हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है लिक्विड फॉर्म में है या सिंपली आप इसको एक्वियस फॉर्म में कंसिडर कीजिए, सोडियम क्लोराइड एक्वियस। तो ये जो है डिसोसिएट होगा Na+ एक्वियस और Cl माइनस एक्वियस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया Na+ एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस, ये आपके पास में नेट रिएक्शन है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है कंप्लीट हो रही है। अब कैथोड पर जो रिएक्शन होगी और एनोड पर जो रिएक्शन होगी फिर उसके हिसाब से हम जो है नेट रिएक्शन लिखेंगे। तो लुक हियर, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हमने जो है कंसिडर किया था कि इसके अंदर जो है वाटर इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके हाइड्रोजन और OH माइनस एक्वियस फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस एक्वियस। ये आपके पास में कैथोड की रिएक्शन है जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन गैस और OH माइनस एक्वियस फॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से एनोड के ऊपर हम देखेंगे Cl माइनस एक्वियस गिव्स राइज टू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास में जो है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन है, तो ये कन्वर्ट होगा क्लोरीन गैस के अंदर। अब नेट रिएक्शन क्या कीजिए, इन दोनों रिएक्शंस को जो है आप इकट्ठे कर दीजिए। तो आप लिखिए यहाँ पर H2O लिक्विड प्लस Cl माइनस एक्वियस, इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ से कैंसिल होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस OH माइनस एक्वियस। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है, इसको आप जो है नेट सेल रिएक्शन कहोगे। अब ध्यान रखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए से जो पोटेंशियल दी गई है उसको जो है रिप्लेस कर देना है। तो ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट्स।
तो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट्स के वजह से जो है हम यहाँ पर इसको जो है रिप्लेस कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर जो है एक रिएक्शन होगी। तो एनोड के ऊपर हम देखेंगे, अब सल्फ्यूरिक एसिड की हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एनोड पर जो है कौन सी रिएक्शन होगी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो पहले देखिए कि एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी, वाटर लिक्विड प्लस वाटर लिक्विड H2O लिक्विड, यहाँ पर जो है हम 2 नंबर्स में यूज़ करेंगे। तो H2O लिक्विड गिव्स राइज टू O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वियस, O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वियस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस हो रहे, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होगा प्लस 1.23 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू प्लस 1.23 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो है हम कैथोड की रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कैथोड की जो रिएक्शन होगी तो उस पर से हम जो है कंसिडर करेंगे। तो सल्फेट आयन जो होगा, एनोड पर ही ये दूसरी रिएक्शन हम लिखेंगे, 2SO4 2 माइनस एक्वियस सल्फेट, 2SO4 2 माइनस एक्वियस gives rise to H2O8 2 माइनस, H2O8 2 माइनस एक्वियस। और इसके अंदर जो है आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होंगे। तो इस तरह से ये 2 रिएक्शंस आपको जो है मिलती है, जो आप जो है लिखोगे कि ये एनोड पर जो है रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। तो यहाँ पर जो है 2 रिएक्शन जो है साइमल्टेनियस हो रही है। अब इस पर से जो है मैं E0 सेल बता रहा हूँ आपको। E0 सेल इसकी जो होगी इस रिएक्शन की, जिसमें सल्फेट आयन जो है H2O8 2 माइनस आयन के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसकी E0 सेल रिएक्शन है 1.96 वोल्ट, 1.96 वोल्ट। अब कौन सी रिएक्शन जो है इसमें आप जो है प्रीफर करोगे, तो ध्यान रखिए फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपके पास में पहली वाली रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज़ प्रीफर्ड बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिस रिएक्शन इज़ प्रीपेयर्ड। तो यहाँ पर जो 2 कंडीशंस हैं। अगर डाइल्यूट कंडीशन लेते हो तो ये वाली रिएक्शन जो है प्रीफर होगी, और कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शंस सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हो तो ये वाली रिएक्शन जो है प्रीफर होगी। तो इस तरह से नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है कौन सा मटेरियल आप जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हो और कौन से टाइप के जो है इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, वो सारे फैक्टर्स पर जो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है बैटरीज़ को जो है डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज जो हम बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो है यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ करोजन किस तरह से होता है मेटल्स के ऊपर, उसके अंदर जो है कौन से टाइप का जो है सेल जो है प्रोड्यूस होता है, और किस तरह से मेटल जो है वो डिटेरियोरेट होती है, ख़राब होती है, सड़ती गलती है। तो सारे फैक्टर जो है क्या क्या हो सकते हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, ओके।